बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और यकीनन आपने वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज पे जो हमारा पहला लेक्चर था वो सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना तो वो चैनल पे मौजूद है, उसको लाजमी सुने। फ़र्स्ट लेक्चर में हमने दो किस्में बॉयज़ की दो टाइप्स डिस्कस की थी जो कि कॉलेज में फ़ेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। और उनमें से एक का प्रॉब्लम था नर्वस हैबिट्स और दूसरे जो थे उनका प्रॉब्लम था मिस्टेकन एम्बिशन। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना वो उसको लाजमी सुने। तो आज हम एक तीसरी किस्म के हवाले से बात करेंगे बॉयज़ की जो कि फ़ेल हो जाते हैं कॉलेज में। देखते हैं वो कौन से हैं। अनदर टाइप ऑफ बॉय who does not try is the very bright boy who has always done his school work without effort। फेल होने वालों में से एक और ऐसा लड़का होता है जो कि ब्राइट होता है, लाइक होता है, वो इंटेलिजेंट होता है। हु हैज़ ऑलवेज़ डन हीज स्कूल वर्क विदाउट एफ़र्ट। और स्कूल में जब वो पढ़ रहा था तो वो स्कूल में विदाउट एनी एफ़र्ट, विदाउट एनी हार्ड वर्क वो अपना काम कर लिया करता था। यानी कि वो इतना इंटेलिजेंट था कि स्कूल का काम वो बड़ी आसानी से कर लेता था। एंड हु हैज़ नेवर लर्नड व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़। और जिसे अभी तक पता ही नहीं चला, जिसने कभी सीखा ही नहीं कि असली एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब है कंसंट्रेशन या हार्ड वर्क या डिवोशन, यानी सही में मानों में मेहनत करना क्या होता है, अभी तक उसने जाना ही नहीं होता। He supposes that he can float through college with as little effort as he did through school। ही suppose होता है फ़र्ज़ कर लेना। ही thinks, वो समझ लेता है, वो ये फ़र्ज़ कर लेता है कि ही कैन फ्लोट थ्रू। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। वैसे अच्छा, स्विम का मतलब भी तैरना होता है और फ्लोट का मतलब भी तैरना होता है। लेकिन स्विम तब कहते हैं जब कोई जानदार चीज़ तैरे, वो अपने हाथ पाँव मारे, और इसको स्विमिंग कहते हैं। और फ्लोट कहते हैं जब कोई बेजान चीज़ बिना किसी एफ़र्ट के पानी के ऊपर या हवा के अंदर भी तैर रही हो, इसको फ्लोट कहते हैं। अब फ्लोट थ्रू का मतलब है बिना कोई कोशिश किए किसी जगह से गुज़र जाना। तो अब उन बच्चों को ऐसा लगता है, उन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जिस तरह स्कूल में उन्होंने मेहनत नहीं की थी और वो पास हो गए थे, इसी तरह कॉलेज में भी दे विल फ्लोट थ्रू। वो इसी तरह यहाँ से भी पास हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। विद एज़ लिटल एफ़र्ट एज़ ही डिड थ्रू स्कूल। उतनी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी स्कूल में की थी। आई समटाइम्स थिंक दैट द ब्राइट बॉय हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी टू गेट थिंग्स क्विकली। मैं ये समझता हूँ, मैं ये सोचता हूँ बाज़ दफ़ा कि इस तरह का जो ब्राइट इंटेलिजेंट शार्प बॉय है, जो हमेशा डिपेंड करता है अपनी इंटेलिजेंस पे फ़ौरन से चीज़ों को हासिल करने के लिए, इज़ द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल और फेलिंग स्टूडेंट्स। वो सबसे ज़्यादा पिटिएबल होता है काबिल रहम, पैथेटिक, जिस पे तरस खाया जाए, जिस पे रहम आ जाए। तो ये सबसे काबिल रहम फ़ेल होने वालों में से जो सबसे ज़्यादा काबिल रहम स्टूडेंट है, काबिल तरस स्टूडेंट है, वो ये इंटेलिजेंट बॉय होता है जिसके पास ज़हानत तो होती है लेकिन वो उसको सही मानों में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। For it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste। क्योंकि ये बात बड़ी ट्रेजेडी होती है, ट्रेजिक होती है, इंतहाई सैड होती है, अलमनाक होती है। टू सी, ये देखना, ऑल ऑफ हिज कीननेस ईगरनेस को, शौक़ को, ज़ौक़ को कहते हैं, और इंटेलिजेंस के मानों में भी लिया जा सकता है कि उसकी सारी जहानत गोइंग टू वेस्ट, ज़ाया हो जाती है। एंड टू फील दैट द इंटायर अपॉर्चुनिटी, और ये बात महसूस करना, ये देखना, दैट द इंटायर अपॉर्चुनिटी, इंटायर होता है कंप्लीट, मुकम्मल, अपॉर्चुनिटी मौके को कहते हैं, वो सारा मौका विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफ़र इज़ पास्ड अप। जो कॉलेज एक बच्चे को देता है, कॉलेज के अंदर जो आप अपना टाइम गुजारते हैं, 2 साल या 4 साल या 6 साल, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका आपके पास होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, उसको ग्रूम करें, अपने नॉलेज और स्किल में इजाफ़ा करें। तो जब ये राइटर कहता है, मैं देखता हूँ कि एक बच्चा जो कि सारी अपनी जहानत ज़ाया कर बैठता है और वो कॉलेज में जो उसको मौका मिलता है अपने आप को डेवलप करने का, वो क्या करता है, इज़ पास्ट अप। वो सारा मौका, वो अपॉर्चुनिटी, वो सारा वक्त पास्ट अप यानी कि वेस्ट हो चुका होता है, गुज़र चुका होता है।
बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड। और ये क्यों होता है? बिकॉज हिज माइंड वॉज टू रिसेप्टिव। रिसेप्टिव कहते हैं, ये हमने सेकंड चैप्टर में भी मैंने वर्ड आपको बताया था। रिसेप्टिव होता है जो इंटेलिजेंट हो, जो चीज़ों को जल्दी रिसीव कर ले, शार्प माइंडेड। और टू तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो, TOO2। तो क्योंकि उसका जहन ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ था, क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता था, इस वजह से उसने वो सारा मौका, वो सारा वक्त और अपनी जहानत ज़ाया कर दी। और राइटर कहता है इस तरह के बच्चों को फेल होता देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी। दिस सॉर्ट ऑफ का मतलब है इस किस्म की जो चीज़ है, इस किस्म का जो मसला है, इसका क्योर इलाज को कहते हैं, रेमेडी को कहते हैं। इस तरह के मसले का जो हल है इज़ अगेन नॉट ईजी, ये भी आसान नहीं है। जिस तरह नर्वस हैबिट्स का राइटर ने कहा था स्टूडेंट को खुद करना पड़ेगा, तो इस तरह के मसले का भी हल आसान नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन इंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि इस मसले का हल निकालने के लिए कंप्लीट एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट को, यानी उसे अपना रवैया बदलना पड़ेगा। एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और स्टूडेंट को फॉर्म कहते हैं टू क्रिएट, टू डेवलप, बनाना, तश्कील देना, और एक नया जो है ना आदात का मजमूआ, यानी न्यू हैबिट्स, उसे नई आदात अपने अंदर डेवलप करनी होगी, तब जाके ये मसला हल होगा। यानी अगर स्टूडेंट का रवैया ये है कि जी मैं लायक हूँ, मैं स्कूल में भी बड़े अच्छे नंबर ले लिए थे, तो मैं कॉलेज में भी बिना किसी मेहनत के ले लूँगा, तो इस तरह के स्टूडेंट को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, वरना वो नुकसान उठा बैठेगा, वो फेल हो जाएगा और उसका वो सारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। No one can do this but the boy himself। अब ये इस मसले का हल और कोई नहीं निकाल सकता सिवाय उस लड़के के। All that the rest of us can do is to point out what is the matter। बाकी जो हम लोग हैं, rest of us का मतलब है the remaining, बाकी जो हैं हम सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं, निशानदही कर सकते हैं, इशारा दे सकते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर, असल में मसला क्या है। यानी हम ऐसे स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं कि बेटे आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे, आप कंसंट्रेट करें। तो ये कर सकते हैं टीचर्स, ये कर सकते हैं बाकी लोग। अब एटीट्यूड चेंज स्टूडेंट ने खुद करना है, उसने अपनी हैबिट्स को चेंज खुद करना है। अब आप क्यों एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आई होप आप अपने अंदर भी नोट करेंगे कि इनमें से कौन कौन से इश्यूज़ आपके साथ भी हैं, और उनका जो राइटर रेमेडी, इलाज सजेस्ट कर रहा है, यकीनन आप उस पर भी काम करेंगे और अपने आप को मज़ीद बेहतर स्टूडेंट बनाएंगे ताकि आप नाकामी से बच सकें। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, अच्छा वो ऊपर मसला डिस्कस हो गया जी। ऐसे स्टूडेंट जो कि ज़्यादा ब्राइट हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नाकाम होते हैं। नेक्स्ट किस्म जो है टाइप स्टूडेंट्स की, वो कौन सी है? द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिज़िकल एंड मेंटल इज़ ऑलवेज़ वन ऑफ द रीज़न्स फॉर फेलियर। जो मसला है सेहत का, जिस्मानी सेहत या दिमागी सेहत, यानी कुछ बच्चों को कोई जिस्मानी बीमारी लाहक होती है, कुछ बच्चों को कोई जहनी प्रॉब्लम होता है, इज़ ऑलवेज़ वन ऑफ द रीज़न्स फॉर फेलियर। ये भी हमेशा फेलियर की वजह बनती है। इफ़ एन एडिकेट हेल्थ सर्विस इज़ अवेलेबल इन द कॉलेज, अगर एक एडिकेट, प्रॉपर, सूटेबल, अप्रोप्रिएट, मुनासिब सेहत की सर्विस सहूलत अगर कॉलेज में अवेलेबल हो, मुयसर हो, एंड इफ़ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट्स, और अगर मुनासिब एक कोऑपरेशन, तावन हो, एग्जिस्ट का मतलब है मौजूद होना, अगर एक मुनासिब तावन मौजूद हो बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, जो टीचर्स हैं उनके दरमियान और कॉलेज का जो डॉक्टर है। बाहर के मुल्कों में कॉलेजेस के अंदर डॉक्टर्स भी होते हैं, यूनिवर्सिटी में, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। तो जो कॉलेज का डॉक्टर है वो और टीचर अगर आपस में ताउन रखें, और टीचर जिस स्टूडेंट को देखे कि इसको कोई मसला नज़र आ रहा है सेहत का, उसे डॉक्टर की तरफ रेफ़र करे, और डॉक्टर उसका मसला पता करके उसको डायग्नोज़ करके फिर टीचर को इन्फॉर्म करे। तो अगर इस तरह का ताउन हो टीचर्स और डॉक्टर्स के दरमियान, एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड। इमेंस का वर्ड आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ह्यूज, लार्ज नंबर ऑफ,
एक बहुत बड़ी तादाद फेलियर्स की, नाकामियों की, उससे उसको अवॉइड किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। एंड व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट, और इतनी अहम बात यह भी है, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क, और ये तसल्ली बख्श सेटिस्फैक्ट्री काम ना करने की जो इनएबिलिटी है, ना अहलियत है, ना काबिलियत है बच्चे की, कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द बॉय, ये बच्चे को ख़ुद भी समझ आ सकती है, हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़, उसके वालिदैन को भी समझ आ जाएगी, और उसके जो कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं, कॉलेज के जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको भी समझ आ जाएगी। यानी कि अगर डॉक्टर के पास बच्चे को टाइमली रेफ़र कर दिया जाए और डॉक्टर बता दे कि बच्चे का मसला क्या है, तो एक तो बच्चे को ख़ुद पता चल जाएगा कि उसकी बीमारी क्या है, वालिदैन को समझ आ जाएगी, वो उस बच्चे को उस मसले का हल निकालेंगे, उसका इलाज कराएंगे, टीचर्स को पता चल जाएगा तो टीचर्स उस बच्चे को स्पेशली ध्यान में रखेंगे, तो इस तरह वो बच्चा फिर फेलियर से बच सकता है। अच्छा जी, In the case of poor academic work, the reason for which is not apparent, राइटर कहता है जहाँ पे ये मामला हो कि पुअर एकेडमिक वर्क बच्चा कर रहा हो, यानी कि उसका जो तालीमी काम है वो नाकस हो, अच्छा ना हो, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, अपेरेंट होता है क्लियर, विविड, ऑब्वियस, जिसकी वजह कोई वाज़े नज़र ना आ रही हो। यानी जब राइटर कहता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ कॉलेज में, तो जहाँ मैं देखूँ कि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और उसके पीछे जो वजह है वो भी नज़र नहीं आ रही, इट इज़ माई कस्टम ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट टू अंडरगो अ थॉरो फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो इट इज़ माई कस्टम रिवाज को कहते हैं, हैबिट भी कह सकते हैं। तो ये मेरी पक्की आदत है कि मैं ऐसे स्टूडेंट को कहता हूँ कि टू अंडरगो का मतलब है टू गो थ्रू, किसी चीज़ में से गुज़रना, कि वो किस चीज़ में से गुजरे। थॉरो कहते हैं कंप्लीट को, फिज़िकल एग्जामिनेशन यानी जिस्मानी मुआयना। तो ऐसे बच्चे को मैं कहता हूँ कि वो जाए और मुकम्मल जिस्मानी मुआयना कराए, अपना कंप्लीट चेकअप कराए, ताकि पता चल सके कहीं उसको कोई बीमारी ना हो। इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट, ये बात बड़ी हैरान कुन नज़र आती है, इन हाउ लार्ज परसेंटेज ऑफ सच केसेस द यूनिवर्सिटी फिजिशियन फाइंड्स एन एडिकेट रीज़न फॉर द डिफ़िकल्टी, कि बहुत बड़ी परसेंटेज, बहुत बड़ी तादाद जो है ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको मैं डॉक्टर के पास रेफ़र करता हूँ, जो यूनिवर्सिटी फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो ढूंढ निकालता है एन एडिकेट, एक प्रॉपर उसकी रीज़न, वजह फॉर द डिफ़िकल्टी, इस मसले के पीछे जो वजह होती है वो डॉक्टर ढूंढ निकालता है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट मैं जो रेफ़र करता हूँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर फिर उनकी कोई ना कोई वजह निकाल लेता है, बताता है कि वाकया ही इस स्टूडेंट को फ़लाँ बीमारी है जिसकी वजह से ये बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। ज़ाहिर बात है जब एक बंदा किसी बीमारी में मुब्तला है, अगर आपको बुखार ही हो या आपके स्टोमक का कोई इशू हो या आपके सर में दर्द हो, तब भी आप क्लास के दौरान या अपनी घर में पढ़ाई के दौरान आप बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते। ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन। राइटर कहता है किसी बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस निकलती, टीबी का मर्ज़ निकलता, किसी को बैड टॉन्सिल्स, गले के जो टॉन्सिल्स हैं, गदूद हैं, उनका मसला निकल आता, स्लीपिंग सिकनेस, किसी को जो है वो नींद ना आने का मसला जो है, बेख्वाबी का मसला, पुअर डाइजेशन हाजमे को कहते हैं, हाजमे का जो है ख़राब होना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टी, मुख्तलिफ़ तरह की दिमागी और एसाबी जो बीमारियां हैं वो सामने आ जाती हैं। हैव बीन ब्रॉट टू लाइट, वो डॉक्टर्स ने ब्रॉट टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट ईडियम है आपका। ब्रिंग टू लाइट का मतलब है टू मेक क्लियर, किसी चीज़ को वाजे कर देना, सामने ले आना। बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, राइटर कहते हैं पिछले चंद महीनों में इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो बच्चे मैंने सजेस्ट किए कि वो एग्जामिनेशन कराएं अपना, तो उनके बहुत सारी इस तरह की बीमारियां पिछले चंद महीनों में निकली, सामने आई। टू द अनस्पीकेबल रिलीफ ऑफ द स्टूडेंट, और इससे अनस्पीकेबल होता है नाकाबिले बयान, दैट कैन नॉट बी पुट इन टू वर्ड्स। तो नाकाबिले बयान रिलीफ मिला, उससे ईज़ मिली, कंफर्ट मिला, सुकून मिला स्टूडेंट को भी, एंड इनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी। इनलाइटनमेंट होता है अवेयरनेस, एजुकेशन, नॉलेज ऑफ द फैकल्टी, फैकल्टी कहते हैं टीचिंग स्टाफ को। तो इससे जो टीचिंग स्टाफ था उन्हें भी अवेयरनेस मिल गई कि इस बच्चे को
प्रॉब्लम क्या था, और बच्चे को ख़ुद भी सुकून मिल गया। जब बीमारी पता चली तो फिर उसका इलाज भी मुमकिन हो सकता है। अगर बीमारी ना पता चले तो फिर इसी तरह जो है वो सिलसिला चलता रहता है और बच्चे को पता नहीं होता मेरा असल में मसला क्या है, और वो डिस्टर्ब रहता है, मेंटली अपसेट रहता है, और फिज़िकली भी उसको जो है उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। ओकेजनली वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed। अच्छा, राइटर कहता है ओकेजनली का वर्ड भी आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। आई थिंक ओकेजनली होता है सेल्डम, वेरी रेयर, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बंदा ऐसे एक ओल्ड फैशन पुराने ज़माने का या पुरानी सोच का कदामत पसंद आदमी से मुलाकात हो जाती है, जैसा कि मेरी हुई एक फ़ादर से। बच्चे का फ़ादर था चंद महीने पहले। Although we had arranged to have his son's tonsils removed, अगरचे हमने बंदोबस्त किया हुआ था उसके बेटे के टॉन्सल्स, गले के जो दूध पैदा हो जाते हैं, उनको रिमूव करने का, यानी हमने ऑपरेशन का बंदोबस्त किया हुआ था अपने ख़र्चे पे, विदाउट एक्सपेंस, यानी ख़र्चा उसका वालिद पे नहीं पड़ना था। बिना खर्चे के हमने कहा कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे, हमने बंदोबस्त किया हुआ है। ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन, लेकिन वो वालिद तैयार नहीं था कंसेंट देने के लिए। कंसेंट होता है इजाज़त, परमिशन। उसने कहा कि वो ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देगा, अपने बेटे के ऑपरेशन की इजाज़त। He asserted that God put those tonsils in his throat for some good purpose। assert का मतलब होता है to declare with emphasis, to declare firmly, किसी चीज़ को बड़े वसूख के साथ कहना। उसने बड़े वसूख के साथ उस बच्चे के फादर ने कहा that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose, कि जी खुदा ने ये टॉन्सल्स पैदा किए हैं उसके गले में, तो यकीनन मेरे बेटे के गले में खुदा ने ये किसी अच्छे मकसद की वजह से रखे होंगे। अब इस तरह की सोच भी बाज़ दफ़ा राइटर कहता है हमारे सामने आ जाती है। दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल, और उस फादर ने कहा कि ही वुड नॉट स्टैंड फॉर का मतलब है ही वुड नॉट अलाउ, ही वुड नॉट टॉलरेट, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो इजाज़त नहीं देगा ऑपरेशन की और कि इनको रिमूव किया जाए। सिंस द बॉय वॉज एब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन, एब्जॉर्ब होता है जज़ब करना, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा पॉइजन, जहर जज़ब कर रहा था जिस्म के अंदर, यानी उसके गले से उसके जिस्म में जहर पैदा हो रहा था। टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन, यानी टू मच, जैसे हमने पहले भी वर्ड पढ़ा टू, यानी इतना ज़्यादा वो जहर उसके जिस्म में जा रहा था। टू परमिट, जो कि परमिशन नहीं दे रहा था, जो कि बच्चे को इस बात का मौका या इजाज़त नहीं दे रहा था प्रॉपर एप्लीकेशन के, बच्चा प्रॉपर एप्लीकेशन दे सके, यानी प्रॉपरली एफ़र्ट कर सके, प्रॉपरली कंसंट्रेट कर सके टू हिज़ कॉलेज वर्क, अपने कॉलेज के काम पे। वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, तो फिर मजबूरन हमें कहना पड़ गया कि वो बच्चा घर चला जाए, यानी हमने उसे कॉलेज से भेज दिया। ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर, यकीनन इस तरह के मामलात बहुत रेयर हैं, बहुत सेल्डम, यानी कि बहुत कम शाज़ो नादर ही ऐसे वाक़यात होते हैं। बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन द माइंड द सिंपल फैक्ट, लेकिन राइटर कहता है ये बात कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल तौर पे हमेशा हमें अपने जहन में रखनी होगी दैट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हेल्थ, कि सेहत का कोई मुतबादल नहीं है। सब्सटीट्यूट के लिए अल्टरनेट वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड दैट हाउ एवर सच अ मैन मे नो, और इस तरह का जो बंदा है जो कि बीमार है स्टूडेंट, हाउ एवर सच अ मैन मे नो, वो जितना भी इल्म रखता हो, वो जितना भी जानता हो, इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू, तो उसके उस नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी अगर स्टूडेंट बीमार है, उसकी सेहत अच्छी नहीं है, तो फिर उसका जो नॉलेज है ना वो वैल्यूलेस हो जाएगा। अनलेस ही पोजेसेस द फिज़िकल विगर टू ब्रिंग इट टू बियर, जब तक कि वो पोजेस ना करता, पोजेस होता है मलकियत होना, मालिक ना हो फिज़िकल विगर का, विगर एनर्जी को कहते हैं, यानी जब तक वो जिस्मानी ताकत ना रखता हो, टू ब्रिंग इट टू बियर, ये भी ईडियम है, ब्रिंग टू बियर, यानी टू यूज़ योर एनर्जी स्ट्रेंथ फॉर सम पर्पज़, जब तक वो अपने उस नॉलेज को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की जिस्मानी ताकत ना रखता हो, तो ऐसा इल्म जो है वो बेफ़ायदा है, वैल्यूलेस है। ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, यानी दुनिया के मसाइल, दुनिया के मामलात में अगर वो अपना नॉलेज इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी इतनी सेहत, इसकी जो जिस्मानी ताकत नहीं है उसके अंदर, तो फिर ऐसे इल्म की जो है कोई वैल्यू, कोई फ़ायदा नहीं है। आज का लेक्चर यहीं तक था।
उम्मीद है आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। अगर कोई चीज़ मुश्किल है वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।